नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी नाटक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए नाटक जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित है महाभोज, उसके वाचन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज से यह हमारा नाटक स्टार्ट है। आइए उसकी भूमिका पर नज़र दौड़ाते हुए नाटक की ओर बढ़ते हैं। अपने व्यक्तिगत दुख दर्द अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक है। आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी है तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में ही देखती हूँ। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो उसके आपके अपने हैं। मन्नू भंडारी। यहाँ से नाटक मतलब आरंभ होता है। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी हैं, बाप भी। गरीब भले ही हो, पर है तो विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। याद रखिएगा, कौन से शहर से सटा हुआ गांव है? सरोहा। सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई, और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में मचती है। महीने भर पहले की ही तो बात है। गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे, और जो 2 लोग वहां ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सी जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ था एक गुस्सा, एक नफरत, भारी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बदले तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों के उठने वाले धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छापकर घर घर पहुंचा भी दिया। इस घटना का सचित्र ब्यौरा किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा। देखा, देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया फुट गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया। शायद, माफी चाहती हूँ। ढेर सारी सहानुभूति और सुख में लिपट कर निकला। ओह हॉरिबल सिंपली इनह्यूमन, मतलब अमानवता। हॉरिबल सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? त और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज ही थी।
जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रुंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री भी त्याग पत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को गले लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी। और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगवाया जा सकता है। क्या करते वे आत्मा के आगे मजबूर थे। उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपने बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित। मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। विशेषर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, ना उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुरंत शहर पहुँचे। वैसे तो जो चमाद जलकर मर गए थे और उसके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए थे, वे ही कौन बड़े तोपे थी। पर हंगामा तो खूब मचा ही। बीसू की लाश को लेकर भी मचेगा। आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान लिए हैं, लोगों के पेट से कितना ही कुछ उगलवाया है। सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए हैं। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई है, उधर घटना की चीड़ फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो बड़ा ना आदमी होता है न घटना। यह तो बस मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है। यह उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का, फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पात्र आया है हमारे पास, शुकुल बाबू, भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुकुल बाबू। एक बीसू था, एक शुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। शुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं समझ लीजिए। पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। खेम ठोक कर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद शुकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते, पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा ऊंचे पद पर बैठकर ही की जा सकती है। यह लाइन आपकी महत्वपूर्ण है। और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था, जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। शुकुल बाबू ने खड़े होकर ही चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है। वरना और दिन होते तो क्या बिसू और क्या बिसू की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर बिसू की लाश जली और उधर शहर के कोने कोने में खलबली। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब, यहाँ एक पात्र आए हैं दा साहब, जो बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं इस नाटक में। दा साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना जरूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। और बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं, पर बातों में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही उनका अपना खास अंदाज, कम शब्द, सधी आवाज़। बात को अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काटकर भी किया जा सकता है, पर गुर कोई दास साहब से सीखे। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं
कम शब्द और सधी आवाज़ है, लेकिन बात को अपने से अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यानी कि आपके मन में जो उथल पुथल हो रहा है वो आपके बातों से स्पष्ट नहीं है, यानी बिल्कुल भी झलक नहीं है। तो ये गुण सीखने की बात दा साहेब से है। सीखना चाहे तो इनकी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं दास साहेब में कि सीखने वाला मज़े में पूरी ज़िंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय हाय वाले ज़माने में किसके पास रखा है इतना धैर्य? तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकती है उनकी। दास साहेब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौर वर्ण, सुता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा। जीवन के संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज़ में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता, एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे। शब्द मात्र जीभ से फिसले नहीं लगते, लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच विचार की उपज है। हल्की बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दास साहेब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। व्यवहार में ऐसा संतुलन संयम बड़ी साधना से ही आता है, और दास साहेब का जीवन साधना का इतिहास है। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है, तड़क भड़क ताम झाम कहीं कुछ भी नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है, जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा सा गद्दा बिछा है। ऊपर झकझक चादर और गांव तकिए पड़े हैं, एकदम देसी पद्धति। दास साहेब को जितना देश प्रिय है उतनी ही देश पद्धति भी। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए हैं, इम्पोर्टेड वस्तुएं और इम्पोर्टेंट भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है, और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते। दास साहेब छोटे बच्चे थे और साथ रहते थे, तब भी नहीं। अब तो वैसे भी बड़े होकर सब अपने अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी तस्वीरें टंगी है दीवार पर, गांधी और नेहरू की। आपको याद रखना है ये कि दास साहेब की दीवार पर गांधी और नेहरू जी की तस्वीर है। इन्हें अपना पथ प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं दास साहेब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। रामायण की नहीं, गीता की प्रति मिलेगी। वैसे भी कभी किसी को उपहार देते नहीं, व्यर्थ के ढकोसले में कतई विश्वास नहीं है उनका, पर फिर भी कभी उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता की प्रति ही दी है। चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दास साहेब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने खास आदमी हैं वे आ सकते हैं। इसलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दास साहेब का अपने आदमी है लखन सिंह। एक बात याद रखिएगा, लखन सिंह जो दास साहेब का अपना आदमी है। बहुत भरोसे का और उनका स्नेह भाजन। 10वीं पास करने के बाद से ही लखन दास साहेब की सेवा में नियुक्त तो हो गया था। उनका थैला उठाए उठाए उनके पीछे चलता था हर समय, और आज उसे ही दास साहेब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र में खड़ा किया है। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दास साहेब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दास साहेब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो। पर आज जहां उसूल टके से बिकते हो, वहां कौन कदर करता है दास साहब के असूलों की। सब एक स्वर से विरोध करने लगे हैं लखन का। एक ही तर्क था सबका, सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के। याद रखिएगा कि कितने वर्ष तक सुकुल बाबू मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 10 वर्ष तक। हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लखन की औकात ही क्या भला, मुंह की खाएगी पार्टी। तर्क बिल्कुल ठीक था विरोध करने वालों का, एकदम ठोस और वजनदार। पर दास साहेब की भेदक दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मनसा तक पहुंचती है सीधी। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए थे। मन बहुत क्षुब्धा हुआ था दास साहेब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती यह पद लौलुपता कहाँ लेकर जा कर पटकेगी देश को।
काम करने को कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक और उतावले। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चिंत होकर नहीं बैठा जा सकता है। विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है, वरना कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे ही नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, हमेशा सतर्क सावधान, अपनों से परायों से सभी से सचेत, एकदम चौकस। लखन को देखकर दास साहेब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है? पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नजर पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी है, लखन बोल रही है। यह जोरावर बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा। गुस्से से लखन सिंह की कनपट्टियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही है। कोई विश्वास करेगा कि यह दास साहेब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है? एकदम उनके विपरीत, केवल रंग और कदकाठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी। छोटी छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देती हैं। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दास साहेब कभी नाराज नहीं होते, उसकी इस बदमिजाजी पर हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। यों भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दास साहेब का, कहना चाहिए उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया है, बस फनफनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात है। सरोहा में बसेसर या बिसेसर होना चाहिए, बिसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया है। माफ़ी चाहती हूँ। लाश पुलिया पर पड़ी मिली है। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का यह काम है। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दास साहब के, मालूम है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना, स्वर इतना सहज और सपाट जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर, उसके सिवाय कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लीपापोती करके गांव वालों को संभाले हुए थे। ऊंचे स्तर तक तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घावों को काफ़ी कुछ भर दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करते हो? दास साहेब ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उसकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, प्रियजनों के बिछुड़ने से दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। पर लखन तो अपनी ही रौ में बोलता चला गया। ऐन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बीसू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैंगनी हो उठा। पर इतना सब सुनकर भी दास साहेब के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान ही ले रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। इतनी अधीरता अच्छी नहीं, थोड़ा ... है। पर लखन सिंह में तो पूरी बात तक सुनने को धीरज नहीं, बीच में ही तमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा, सारा गांव कह रहा है। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है, और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। कानून के सामने मेरी तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला? जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर? प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य ही सजा भी पाएगा अपने जुर्म की। वह तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, पर उससे भी बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वह भी बिना कोई जुर्म किए। स्वर एकदम रुआंसा हो आया लखन का। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है, और आप हैं कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा, नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही।
गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया है मैंने। ले डूबेगा जोरावर के साथ का साथ। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कसम साकर आत्मा बोलने लगी। यहाँ कसम खाकर होना चाहिए था। कसम खाकर आत्मा बोलने लगी है उसकी आज, और आत्मा की आवाज़ में बड़ा जोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर दास साहिब में ऐसा जोर और ऐसी तेजी सहज भाव से झेले जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हंसे क्या, बस होठों का बायां कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना। खिलखिलाकर हंसते तो उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब भी लगा कर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उलझा रहता है। तो सही किया है जोरावर ने। किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? गुस्से के मारे लखन ने पीठ पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा। बहुत आवेश में हो। दोस्त तुम्हारा नहीं, उम्र का है, जरा भी विचलित हुए बिना दा साहेब ने कहा और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा है। इस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता है और अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दास साहेब ने जीवन के अनुभवों से निचड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोले, आएगा पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। यह बीसू की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दास साहेब को दहला देना चाहा। दास साहेब ने तो कुछ इस भाव से हुंकारे भरी जैसे स्थिति के नए सिरे से पूरा जायजा ले रहे हों। 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है। उनकी तरफ से सुकूल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो हैं सुकूल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है। एक ही भाषण में बहाकर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने भी जैसे कमर कस ली है। आज दास साहेब की इज संतई मुद्रा को तोड़कर ही रहेगा। एक इन मसाल वालों को तो छूट मिली है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। मसाल यहाँ अखबार है। जैसे हिंदुस्तान आता है, दैनिक जागरण आता है, उसी प्रकार ये मसाल नाम की अखबार है। इमरजेंसी में बंद हो गया था। ठीक था, ऐसे अखबार पर तो आपको भी। गलत बात है, दास साहेब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए। वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। आदमी में बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरों को नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थी उस आगजनी की घटना की। अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक। देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक नहीं दिखाई दे रहा है, ना दास साहिब के चेहरे पर, न स्वर में। आज लखन है कि भीतर ही भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं के सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है दास साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरप का पत्ता चला उसने। जानते तो हैं लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना से कैसा उफान आता है उनकी खिचड़ी में। जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं कहे देता हूँ। लखन आवाज़ की हल्की सी सख्ती ने
जबान की लगाम खींच दी लखन की। जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सबके विश्वास पर ही टिकी हुई है मेरी कुर्सी, सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूँ मैं। विश्वास सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब। ठीक है, सबके विश्वास पर अपनी कुर्सी जमाइए सुकुल बाबू, अपनी मीटिंग जमाए। दत्ता बाबू अपना अखबार जमाए। याद रखिएगा कि अखबार किसका था, दत्ता बाबू का। दत्ता बाबू अखबार जमाए, बस हम ही अपनी कब्र खोद लेते हैं, हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ आई थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दास साहब ने बगल से चोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए। दूसरे हाथ से अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दास साहब की इस आश्वस्त पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कूड़ता तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लखन सिंह पर फिर झपट पड़ा। माफ़ करिए दास साहब, इस बार आप ना जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दाव। बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दास साहब का दाव खाली गया या नहीं, पर दास साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर बार खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे रहे, शांत, अविचलित और अनिर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खीज और परेशानी को वे समझ नहीं रहे, पर वे उसे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। आपको याद रखना है, फालसे का शरबत पिला रहा है दास साहब लखन सिंह को। जवाब की प्रतीक्षा वे नहीं करते, अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फ़ोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने नज़रें शून्य में टांग दी। गर्दन जरूर उनकी बड़े नामालूम से झटकों से आगे पीछे झूलने लगी। नज़रें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की एक हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बखूबी जब्त कर गए दास साहब। लखन, अच्छी तरह जानना है कि दास साहब की नज़रें जब शून्य में गड़ जाए तो समझ लो वे खुद समस्या में गहरे धंस गए, और जब धंसे हैं तो कोई ना कोई सिर पैर तो खोज कर लाएंगे ही। दास साहब की सूझबूझ का वह शुरू से ही बड़ा कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों से उन्हें उभरते हुए देखा है उसने खुद अपनी आंखों से। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझेदार रहा है उनका। पर बस यही साधुई मुद्रा खिंचा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा भी आवाज़ किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय। और आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। इससे आगे का वाचन कल होगा। PDF का 17 पन्नों तक का वाचन हम लोगों ने कर लिया है। आज आपका धैर्य से सुने बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगा।